नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है क्या भारत में मनुवाद है। पर इसको जानने से पहले हमको ये सोचना पड़ेगा कि मनुवाद शब्द की उत्पत्ति, इस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुआ। देखिए क्या होता है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर एक से ज्यादा कंट्री रहती है। यानी कि अगर हम बोले कि एक भारत के अंदर कई सारे देश समाहित हो सकते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ का वोट बैंक बहुत बड़ा वोट बैंक है। हर राजनीतिक दल की ये ख्वाहिश होती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा वोट मिले। अब ज्यादा से ज्यादा वोट कैसे मिले? वोट जनता देगी। जनता वोट क्यों देगी? दो कारण। पहला ये डेवलपमेंट जो दिखे, दूसरा इनसिक्योरिटी जो दिखा दे। 1857 हो या 1947 हो या 1965 हो या 1971 हो, देश के सभी नागरिक मिलजुल कर बाहरी शक्तियों से लड़े और जीते। लेकिन जब दुश्मन घर के अंदर ही हो तो दिक्कत होती है। यही दिक्कत हुई चुनाव में। बात करते हैं अस्पृश्यता क्या है, छुआछूत क्या है। ये एक ऐसी समस्या है जो वास्तव में समस्या है नहीं, इसको बनाया गया है। मैं किसे टच करूं, कौन मुझे टच करे, ये हमारा व्यक्तिगत मामला है ना। लेकिन इसको इतना हाइप दे दिया गया कि एक वर्ग वर्सेस वर्ग, कि ये वर्ग इसके हाथ का छुआ पानी नहीं पीना चाहता है, मत पिलाओ। प्रॉब्लम क्या है? कुछ ऐसा तो है नहीं कि जब तक आप इनको छुएंगे नहीं तब तक आपका कल्याण नहीं होगा, उद्धार नहीं होगा, या आपको शिक्षा नहीं मिलेगी, चिकित्सा में। अरे छोड़िए इसको। आगे बढ़ने के बहुत से रास्ते में से सबसे एक है शिक्षा। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता है कि मेरे साथ कहीं पर जाति नहीं, भेदभाव नहीं। अब वो किसी भी कारण से हो सकता है। कई बार वो पढ़ने में अच्छा है तब भी उसके साथ भेदभाव हो जाता है। अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हें इसकी क्या जरूरत है। या देखने में सुंदर है, अरे तुम्हें तो कोई भी सेलेक्ट कर लेगा। तो कहीं ना कहीं उसके साथ भी उसी तरह की घटनाएं घटती हैं जिनको दूसरे लोग बहुत ही सीरियस लेते हैं, और उसकी मजबूरी है कि उसको वो सीरियस नहीं लेना। इट इज टोटली डिपेंड ऑन द माइंड सेट। अब बात करते हैं मनुवाद। इस शब्द की उत्पत्ति पूरी तरह से पॉलिटिकली एजेंडे के थ्रू हुई है। मनुवाद को इस तरह से प्रचारित किया कि जैसे ये गाली है। रीजन उसका क्या रहा? सिर्फ ये दिखाना वर्ग वर्सेस वर्ग, यानी कि ये वर्ग इससे इतना डरा हुआ महसूस करे कि वो एक पार्टी को वोट दे। दूसरा वर्ग, चूंकि ये भारतीय संस्कृति या भारत की समृद्ध विरासत की एक पुस्तक है, दूसरा वर्ग इसको पढ़ता नहीं है कि भाई किसी ने पढ़ा हो, उसके घर में भी नहीं है। बस वो इतना चाहता है कि भाई जो भी हमारे पूर्वजों ने लिखा हुआ है उसको नुकसान मत पहुंचो, आप मानो या मत मानो। और ये सच भी है कि
आज अगर कोई इस पर आ जाए कि नहीं, ये इमारत जो है ये अ, उन राजाओं ने बनवाई है जो जिन्होंने हम पे अत्याचार किया, उसको तोड़ दो, तो ये कोई समझदारी नहीं है। समझदारी किसमें है? इग्नोर करने में। कि अगर आपको लगता है इस पुस्तक में आपके लिए सही नहीं लिखा, सबसे पहले तो ये है कि वो आपके लिए है या नहीं, ये चीज बहुत जरूरी है। उसको कहते हैं उड़ता तीर लेना, कि हमारे से कोई लेना देना है नहीं और हम बिना मतलब में उछल रहे हैं। पुरानी फिल्मों में शायद एक गाना भी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, मतलब क्या मतलब है, लेना एक न देना, तो बिना मतलब में हम इसमें घुसे पड़ रहे हैं। क्यों साहब? क्योंकि इसमें एक शब्द है सूत्र। सूत्र का उस समय, जिस समय ये पुस्तक लिखी गई होगी, उस समय मतलब होगा सेवक। और अगर आप वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी देखें तो जितना भी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है वो इसी में आता है, और उसकी सामाजिक स्थिति क्या है किसी से छुपी नहीं है। तो बजाय यहाँ के इस शब्द पर फोकस करके गाली गलौज करने के, जो वर्तमान का ये है, आप इसको सुधारिए। लेकिन इसको सुधारने में एक सकारात्मक सोच चाहिए और इसको करने के लिए नकारात्मक चाहिए। मनुस्मृति हो सकता है प्राचीन काल के गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है, मैं इसे डिनाई नहीं करता, लेकिन ये कहना कि इसके सारे ही श्लोक वर्तमान के हिसाब से गलत हैं, वो गलत है। बहुत से श्लोक ऐसे हैं जिनमें बहुत अच्छी सीख दी है। और एक व्यक्ति जब कुछ लिखता है तो वो अपने आसपास के वातावरण को देख करके एक सुरक्षित स्थिति पैदा कैसे हो उस पर विचार रखता है। जैसे मान के चलिए कि आप आज के समय में भी देखिए कि जैसे बैंक होता है, वो किसी किसी सिटी के किसी किसी एरिया को ब्लैक लिस्ट कर देता है, क्योंकि वहां से अक्सर लोन लेने के बाद चुकाने की स्थितियां नहीं होती, या बहुत से ऑटो यूनियन वाले एक पर्टिकुलर एरिया में सर्विसेज बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखते हैं लोग गए, लेकिन तो जब इसके बारे में कुछ लिखा जाएगा तो इन चीजों को इसी तरह से हाईलाइट किया जाएगा, सुरक्षात्मक दृष्टि। हो सकता है जिस समय ये पुस्तक लिखी गई हो उस समय हालात ऐसे रहे हों, लेकिन इसके आधार पे न कभी राज्य चला और न किसी राजा ने ये कहा कि मैं न्याय इसके हिसाब से करूं। ये स्मृति है। एक व्यक्ति, आप उसे महापुरुष कहें, कुछ भी कहें, ने अपने हिसाब से एक समाज की संरचना ऐसी जिसको हम लोग आज रूल्स एंड रेगुलेशन, कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोटोकॉल्स, इन अच्छे अच्छे नामों से जानते हैं। ये उस समय का कोड ऑफ कंडक्ट था कि समाज की, उस समय आज की तरह नौकरियां नहीं थी, एग्जाम नहीं होते थे, तो सिलेक्शन करने की जो भी प्रोसेस रही होगी उसको कहीं ना कहीं मानक दिया गया, उन मानकों के हिसाब से इसको बनाया गया। वर्तमान समय में इसमें से कुछ नहीं चल रहा है। वर्तमान समय में एजुकेशन आपकी मैकाले के हिसाब से हो रही है, मीडियम आपका इंग्लिश है या हिंदी है या अन्य क्षेत्रीय भाषा, संस्कृत है नहीं जो किसी को समझ नहीं। अब अगर इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई करके मैकाले की शिक्षा पद्धति से पढ़ने के बाद अगर आपको लग रहा है कि ए व्यक्ति जो है वो बी के साथ भेदभाव कर रहा है और वो भेदभाव ऐसा कर रहा है कि जैसा मनु ने कहा है, तो इसका मतलब आप मानसिक रूप से दिवालिया है। कारण क्योंकि इस ए ने तो मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं है, इसकी शिक्षा का कहीं पाठ रहा ही नहीं है, तो उसको क्या पता कि ये मनुवाद के हिसाब से व्यवहार कर रहा है, ये व्यवहार अपने हिसाब से कर रहा है। तो बजाय ये कहना कि ये मनुवाद के हिसाब से है, ये एक्चुअली में मनोविज्ञान है। जो व्यक्ति स्वयं की सुरक्षा,
और संरक्षण के लिए इस्तेमाल करता है। तो ये कह देना कि ये मनुवाद है, ये मनुवादी है, ये इसमें मानसिक दिवालिया है। और इसी चीज की समस्या से हमारा देश जूझ रहा है और आने वाले समय में वर्ग वर्सेस वर्ग की समस्या होने वाली है अगर इन राजनेताओं ने अपने अनाकल पर रोका। तो याद रखिएगा कि भारत में मनुवाद जैसी कोई चीज है ही नहीं। भाई जब आप पढ़ ही नहीं रहे हैं उसको, जब आपको उसके अंदर क्या है पता ही नहीं है, तो आप उसके अनुसार एक्ट कैसे कर रहे हैं? इसके बावजूद भी आप जो एक्ट कर रहे हैं उसको मनुवाद से जोड़ा जा रहा है। तो इसका मतलब यह है कि वो मनुवाद नहीं, वो मनोविज्ञान है, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से आप व्यवहार कर रहे हैं। जैसे कछुआ अपनी गर्दन अंदर कर लेता है बाहर खतरा भांप के, इसी तरह से एक वर्ग के व्यक्ति दूसरे वर्ग के संपर्क में आने पर अपने सुरक्षा के लिए जो कवच बना लेते हैं, मनोविज्ञान। आप उसको इससे जोड़ करके गालियां दें, ये कहें कि संविधान खतरे में है, फलाना है, ढिमका, तो ये मान के चलिए कि आप हवा में लाठियां चला रहे हैं। इसका कोई मतलब, शत्रु है ही नहीं, शत्रु आपके अंदर है, या पॉलिटिशियन शत्रु आपको बना रहे हैं। आप खुद सोचिए ना कि अगर इस पुस्तक को पढ़ाया जाता है, इसके अंदर 4 या 5 ऐसे श्लोक हैं जो विवादित है। सबसे बड़ी चीज यह है कि वो विवादित श्लोक हैं किसके लिए? शूद्र के लिए। और शूद्र क्या है? इस मनुस्मृति के हिसाब से जो शूद्र है वो तो वर्तमान में आपका चतुर्श्रेणी कर्मचारी है, और चतुर्श्रेणी कर्मचारी के साथ इससे भी बुरा बर्ताव हो रहा है। आप अपने ड्राइवर के साथ जा रहे हैं, गाड़ी आपकी खराब हुई, आपने टैक्सी बुक की, आप चलिए, वो व्यक्ति आपकी गाड़ी को ठीक कराएगा, फिर आपके घर पे लेकर के आएगा, तो उसके साथ भी तो वही व्यवहार हुआ ना, उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर मान के चलो कि टैक्सी में कोई दिक्कत हो रही है तो कौन लायबल होगा? वही। तो पॉइंट ये है कि आप वर्तमान को सुधारिए। भूतकाल में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसमें किसमें क्या लिखा हुआ, वो पकड़ के आप बैठे रहेंगे तो यकीन मानिएगा आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, जो इस चीज से निकल चुके, जिनको मतलब ही नहीं है, वो आपको भाव नहीं देंगे, आपसे बात नहीं करेंगे, और फिर आप वही रोना रोएंगे कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है।